हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से। तो आज हमारा 40 डेज क्रैश कोर्स का डे 5 है और आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी पार्ट और उसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और आज हमारा पार्ट 1 होगा और कल जो होगा वो डे 6 होगा और वो हमारा लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 आएगा। तो चलिए अपना पार्ट 1 थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है और यहाँ पर हमने जेई मेन का ट्रेंड एनालिसिस जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज जो लास्ट 5 ईयर्स में जेई मेंस में रहा है वो 3.9% के आसपास ऑलमोस्ट रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से रहा है इस चैप्टर से लास्ट 5 ईयर्स में जेई मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 2024 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 आए थे। आप देख सकते हैं कि उसमें कौन से वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हुआ था। मोमेंटम कंजर्वेशन से आए थे। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा v स्क्वायर डिवाइड बाय rg वो वाला आपको यूज करना था वहां पे। और जो क्वेश्चंस थे वो एवरेज थे। ठीक है, ऐसे ही हमने 2023 का दिया है कि आपको ना अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया था। उसके लिए आपको ये इस तरीके से जब हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, इस तरह से जब हम करते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक आया था, वो इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेनली एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। और दूसरा जो है वो ये FBD जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जब आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए और उसमें आप फोर्स को कैसे बैलेंस आउट करते हो वो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 2-3 टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमारे आज के लेक्चर का जो इंडेक्स है उसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस को। ठीक है, फोर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से हम शुरू करेंगे, फिर हम मूव करेंगे इनर्शिया समझने पे। फिर इनर्शिया जैसे ही आपने समझा तो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं वहां पे हम मूव करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है आपको पता है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो इनर्शिया से रिलेटेड था, है ना। तो इनर्शिया के बाद हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे मूव करेंगे। अब जैसे ही आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझ आया, उसके बारे में पता चला, तो यानी कि जो दूसरा लॉ होता है न्यूटन का वो क्या होता है, वो लीनियर मोमेंटम के बारे में होता है। ठीक है, तो वहां से हमको आइडिया लगेगा कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है लीनियर मोमेंटम नाम से। फिर आप लीनियर मोमेंटम पे मूव करोगे। ठीक है, फिर हम लीनियर मोमेंटम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने पे। उसके बाद हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी मोमेंटम से रिलेटेड होता है। उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जाएंगे यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ पे जो है मूव करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे मूव करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज के लेक्चर का। ठीक है, तो आप मोमेंटम को कैसे कंजर्व कर सकते हो, किसी एक डायग्राम अगर आपको दिया है या आपको एक प्रॉब्लम दी है उसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, फिर फोर्स को आपको बैलेंस करना है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो वो चीजें हम समझेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या क्या एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल है और हमको किस किस को देखना है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। यानी कि जब भी आपके पास कोई एक बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो आपने लिफ्ट में रखी है, उस टाइम पे एक जो एक्चुअल वेट होता है वहां पे वो फील नहीं होता, एक अपेरेंट वेट फील होता है। ठीक है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं फोर्सेस को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस से शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि फोर्स होता क्या है। कोई भी पुश या पुल जो भी एक बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों होती है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कॉन्टेक्ट फोर्स के रूप में और दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें तो ये एक ऐसी फोर्स है जो तभी लगती है जब दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे कि टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन।
ये सब क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फिर आती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इनमें कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती, या फिर जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो जब दो बॉडीज के बीच में कुछ सेपरेशन है, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स भी एक तरह की नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है। ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर अगर दो सेम नेचर के चार्ज रखे हैं तो क्या होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये भी एक तरह की क्या फोर्स है, इस तरह की फोर्स है जिसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता लेकिन फोर्स लग रही होती है। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। डायग्राम में शो किया गया है कि फर्स्ट इमेज जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स को शो करती है क्योंकि कॉन्टेक्ट हुआ है, और जो सेकंड वाली इमेज है उसमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को शो कर रही है। तो वो कौन से वाले फोर्स का एग्जांपल हुआ, वो हुआ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का, ठीक है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो अपनी स्टेट में होने वाले किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, ठीक है, यानी कि उसका विरोध करता है। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है तो वो उसी पाथ पर जो है सीधे मूव करते रहना चाहती है। तो क्या होता है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो सभी ऑब्जेक्ट्स अपने मोशन के स्टेट में होने वाले चेंज को एक क्वालिटेटिव तरीके से रजिस्ट करते हैं, ठीक है, रेजिस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे वो, अगर उसके अंदर आप किसी भी तरह का चेंज करना चाहोगे तो उसका विरोध करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। ये उनकी टेंडेंसी है, ये उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से हर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड जो है उसकी हेल्प से इनर्शिया की प्रॉपर्टी जो है उसको शो किया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, यहाँ हम उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन पर तब तक बनी रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो वहीं पर रखा रहेगा, खुद से चेंज नहीं होगा जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो F है वो क्या होगा, 0 होगा अगर क्या है, B कांस्टेंट है, और A जो है इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाएगा अगर आपने F को 0 रख दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा अगर आपने एक्सटर्नल जो फोर्स है उसको 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से मोशन का पहला जो लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी एक्सटर्नल चेंजेस को अपोज करती है, ठीक है, और यही प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो गैलीलियो ने दिया था। इस इनर्शियल प्रॉपर्टी को कार्डबोर्ड के केस में डायग्राम में बहुत अच्छे से शो किया गया है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को अब हम समझते हैं। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो एक बॉडी के टोटल मोशन के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, और ये मेजर किया जाता है बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, ठीक है। किससे, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। तो अगर एक बॉडी का जो मास है वो m है और v जो है उसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो इस केस में मोमेंटम को लिख सकते हैं p बराबर या p इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो आपका जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, p इक्वल्स टू mv। इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास जो है वो केजी में होता है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होती है। तो mv को आप करोगे तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है mLT-1, ठीक है। जो m है वो मास के लिए होता है, l जो है डायमेंशन वो मेरा लेंथ का होता है, और t आपको पता है टाइम का होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है mLT-1 होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं।
मोशन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी का मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगने वाली फोर्स के, जो कि उसी दिशा में लगती है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में मेरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, जिससे आपने मोमेंटम निकाला है, लीनियर मोमेंटम निकाला है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें मेरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है। ठीक है, मतलब बॉडी का मोमेंटम जितनी तेजी से बदलेगा या घटेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, और ये चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp बाई dt, और F जो है अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो K आ जाएगा, K dp बाई dt। यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम कौन से सिस्टम की यूनिट्स जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि SI यूनिट्स। अब अगर हम dp बाई dt लिखते हैं तो हमने अभी P को डिफाइन किया था मास प्रोडक्ट वेलोसिटी, यानी कि मास गुणा वेलोसिटी। ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के रूप में, तो dp बाई dt हो जाएगा बराबर d बाई dt का जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt ऑफ mv। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट है तो अलग बात है, वरना इसको ऐसे लिखते हैं d बाई dt ऑफ mv। ठीक है, तो जो P है वो क्या होता है mv, तो आप क्या लिखोगे d बाई dt ऑफ mv। अब mv को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आप m को बाहर लोगे dv बाई dt प्लस v को आप बाहर लोगे तो आ जाएगा dm बाई dt। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ज्यादा केसेस में मास जो है वो कांस्टेंट होता है तो m जो है वो m बाई dt वाली जो टर्म है वो 0 हो जाती है, इसलिए आपके पास क्या बचता है, आपने m को बाहर ले रखा है कॉमन क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो m dv बाई dt आपके पास बचता है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स का जो है आप क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या आया है, F इक्वल्स टू K, m आप बाहर लोगे dv बाई dt। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ज्यादा सिचुएशंस में मास जो है वो कांस्टेंट है तो क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर dm बाई dt टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, सिर्फ मास मल्टीप्लाई dv बाई dt बच जाता है, और मास मल्टीप्लाई dv बाई dt को हम लिख सकते हैं, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, तो इस वजह से जब हम mv को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ma बन जाता है, क्योंकि dv बाई dt जो है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि मास कांस्टेंट है तो इक्वेशन आती है F बराबर या F इक्वल्स टू ma। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो हमें पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि d बाई dt ऑफ mv, यानी कि m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। तो यानी कि जब आपके पास फॉर्मूला आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में जब आप f बराबर f इक्वल्स टू m में लिखते हो तो आपको दिमाग में ये चीजें याद रखनी है कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम में या कॉन्सेप्ट में जो m है यानी कि जो मास है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट जो है नहीं है, सॉरी वो कांस्टेंट है। ठीक है, जब आप कांस्टेंट मास लोगे तभी आपके पास ये इक्वेशन आएगी F इक्वल्स टू m में। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो आपको F इक्वल्स टू m में नहीं लिखना है, फिर आप dp बाई dt करोगे, d बाई dt ऑफ mv आप ऐसे करके लिखोगे और फिर आप उसको सोल्व करके तब आपको जो है उसके आगे लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वो होती है न्यूटन, और CGA यूनिट जो होता है CGS सिस्टम में जो यूनिट होता है मतलब 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 10 टू द पावर 5 डाइन के। ठीक है, 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, तो CGS सिस्टम में आपको 10 टू द पावर 5 डाइन लिखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। इमेज में एक ब्लॉक ऑफ मास m जो है वो गिवन है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है और वो एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। ठीक है, इंपल्स एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पे कॉन्टिन्यूअसली फोर्स लग रही है, तो हम वहां से एवरेज फोर्स निकालते हैं और कितना टाइम लगा है मतलब उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें इंपल्स मिलता है। अब क्योंकि अगर आप देखो फोर्स होता है dp बाई dt, ठीक है, यानी एक तरीके से चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम मोमेंटम का चेंज टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हम डायमेंशनल टर्म्स में लिखते हैं तो हमारा चेंज इन मोमेंटम राइट, इसी वजह से इसको
ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो आई बराबर आई इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा एफ एवरेज, ठीक है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। इम्पल्स मतलब मोमेंटम में जो चेंज आता है। इम्पल्स बराबर होता है किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज के जब इम्पैक्ट होता है, यानी कि मोमेंटम में जब आपके पास मोमेंटम में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो आप क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम लिखोगे और जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा वही इम्पल्स होगा, ठीक है। तो आप आई इक्वल्स टू P2 माइनस P1 जो है चेंज इन मोमेंटम, वो आपका इम्पल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे दो सिचुएशन ली है P1 P2 और जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही आपका इम्पल्स हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कैसे फोर्स लगाती है, कैसे फोर्स लगा सकती है, ठीक है। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब कि F1 जो होगा वो माइनस F2 के बराबर होगा। अब F12 बराबर माइनस F21 का मतलब है एक पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू टू, ठीक है, फोर्स अप्लाइंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, वो जो है वो इक्वल और अपोजिट होता है। तो F21 आपको क्या बता रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1, ठीक है। पहले पे एक पे फोर्स लगी है 2 की वजह से और यहाँ पे दूसरी पे फोर्स लगी है 1 की वजह से, ठीक है। तो यानी कि अगर एक पे फोर्स लगाई है 2 ने तो एक भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगी 2 पे, और सिर्फ क्या होगा, रिएक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हमारा एक माइनस साइन आ जाता है, जिसको इसलिए हम बोलते हैं F12 बराबर माइनस F21, ठीक है। अगर हमारे पास एक बॉडी है और वो किसी दूसरी बॉडी से टकरा रही है, तो जितना फोर्स ये बॉडी उस पर लगाएगी उतना ही फोर्स वो बॉडी भी इस पर लगाएगी, ठीक है। ये आपको बात जो है वो याद रखनी है। यही होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जब एक बॉडी यानी कि मैन ने एक वॉल पे फोर्स लगाया F1 के साथ, तो वॉल ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया F2 इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो लगते हैं। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि F जो है वो हो जाएगा F इक्वल्स टू dp डिवाइड बाई dt, F इक्वल्स टू dp बाई dt। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो F जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में dp बाई dt जो है वो 0 लिखोगे आप। अब dp बाई dt जो है यानी कि p विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, इसका मतलब है कि मोमेंटम यानी कि p में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि p जो है वो क्या हुआ, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी डिफरेंशिएशन में 0 देती है, जैसे यहाँ पर जो p है वो डिफरेंशिएशन में 0 दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt 0 है, तो यानी कि वो जो क्वांटिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो हम लिखते हैं उस क्वांटिटी को कांस्टेंट, ठीक है। और मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं p कांस्टेंट है, यानी कि पहली वाली सिचुएशन में जितना मोमेंटम रहा होगा उतना ही उससे अगले वाली सिचुएशन में या पोजीशन में मोमेंटम होगा, ठीक है। तो आप दो सिचुएशंस को कंसीडर करो, 1 और 2। 1 में जितना मोमेंटम है 2 में भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो m1 v1 यानी कि 1 टाइम पे जो मास था और जो वेलोसिटी थी वो उतना मोमेंटम m1 v1 जो है वो 2 वाली सिचुएशन के इक्वल होगा, तो m2 v2 के इक्वल होगा, और वो कितना होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डायग्राम में कोलिजन का एक एग्जांपल जो है उसको लेकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर दो बॉल ली गई है जिसका जो इनिशियल मास m1 m2 है और इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 है, फिर उनका कोलिजन हुआ है और लास्ट में उनकी वेलोसिटीज जो है आफ्टर कोलिजन v1 m1 m2 v2 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो m1 v1 था वो m2 v2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन जब हम देखते हैं तो इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे रॉकेट और जेट
प्लेन का जो प्रोपल्शन होता है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो एक्शन रिएक्शन होता है वो इसी से आता है। अब होता क्या है कि रॉकेट से जो गैसेस बाहर निकलती हैं वो गैसेस कैसे बनती है, वो गैसेस रॉकेट के अंदर जो चीज होती है उससे बनती है। तो रॉकेट का मास कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, ठीक है, इस जिसकी वजह से उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। और क्योंकि गैसेस जो है वो बाहर आ रही है वो भी एक स्पीड से आ रही है, तो स्पीड भी चेंज होती रहेगी। और मतलब जो मोमेंटम के चेंज में स्पीड का जो रोल प्ले करती है वो दोनों इसी वजह से रॉकेट जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, अब जो अपवर्ड थ्रस्ट रॉकेट पर लगता है उसको हम इस तरह से निकालते हैं, F बराबर माइनस यू डी बाई डी टी ऑफ एम, यानी कि मास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, और माइनस एम जी, जहां पर डी एम बाई डी टी जो है वो रॉकेट का मास है, मास का रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि अंदर का फ्यूल कॉन्टिन्यूसली जो है वो बर्न होता रहता है और थोड़े टाइम में काफी फ्यूल बर्न हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मास जो है वो वेरी करता है टाइम के साथ, तो मास में काफी डिफरेंस आ जाता है। रॉकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्यूल भरा होता है क्योंकि एक साथ बहुत सारा फ्यूल बर्न करना पड़ता है रॉकेट को बाहर निकालने के लिए, तो फ्यूल भी वेरी कर रहा है, इसलिए मोमेंटम भी चेंज होता है। तो F बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। अगर हम मान ले कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रही है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो mg जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा F बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रॉकेट के केस में फॉर्मूला आता है। रॉकेट के लिए इंस्टेंटेनियस अपवर्ड वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कुछ इस तरीके से होता है, v बराबर v इक्वल्स टू यू log ऑफ m नॉट डिवाइड बाय m माइनस जी टी। ठीक है, अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है वो बन जाएगा v इक्वल्स टू यू log m नॉट बाय m। अब जो m नॉट था वो इनिशियल मास था, और क्योंकि मास मेरा वेरी कर रहा है तो जो m है वो उस टाइम का मास है जिस पर आप वेलोसिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब जो ln जो है वो नेचुरल लॉग है, उसको अगर आप log बेस 10 की फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा 2.303 u एज इट इज, और log ln जो है नेचुरल लॉग वो आपका log 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा m नॉट डिवाइड बाय m। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रॉकेट्स का जो वेलोसिटी है एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉकेट की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है उसको अभी हमने देखा था, उसको हमने यहाँ पर दोबारा से उसी फॉर्मूला को लिखा है। रॉकेट की वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में m नॉट जो है वो रॉकेट का इनिशियल मास है, u रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी है किसी समय t पर। ठीक है, m वो मास है जो रॉकेट में उस समय बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि t समय पर जो मास बचा है वो फ्यूल है जो लगातार उसमें से निकल रहा है। ठीक है, और v फाइनल वेलोसिटी है जो रॉकेट ने हासिल की है, और dm बाई dt जो है वो फ्यूल के जलने का रेट है। रॉकेट का जो फ्यूल बर्न हो चुका है उसकी स्पीड है vb, यानी कि फ्यूल बर्न की जो स्पीड है vb इक्वल्स टू u log बेस e m नॉट डिवाइड बाई एम आर। ठीक है, और जो इसके बाद अगर आपको इस log बेस e को log बेस 10 की फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पर ये वाला फैक्टर आ जाएगा कांस्टेंट 2.303 u log बेस 10 m नॉट डिवाइड बाई एम आर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में एक नया प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। वो क्या प्रॉब्लम है, जब आप लिफ्ट में जा रहे हो तो उस टाइम आपने फील किया होगा कि जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर जाती है तो हमें थोड़ा फर्क महसूस होता है, या तो लगता है कि जो हमारा वेट है वो बढ़ गया है, या लगता है कि हमारा जो वेट है वो कम हो गया है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा जो वेट है वो हल्का लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि कम हो गया है। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमको लगता है कि हम भारी हो गए और हमारा वेट जो है वो बढ़ गया है। आपने यही चीज जो है वो जायंट व्हील पर भी फील की होगी, या फिर अगर आप किसी ऐसे झूले पर हो जो रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे जा रहा है तो वहां भी आपका ऐसे ही आपको चेंज जो है वो महसूस होता है। देखो होता क्या है कि जो चीज हम पर एक्ट करेगी वही हम फील करेंगे।
ठीक है? क्योंकि हम एक बॉडी है तो हम पर जो फोर्स लगेगी वही हम महसूस करेंगे, ठीक है? हम किसी पर किसी और पर जो फोर्स लगाएँगे वो हम फ़ील नहीं करेंगे। हम पर जो फोर्स लग रही होगी वही हमें फ़ील होगी। तो हम पर जो लगती है वो है रिएक्शन फोर्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन। अब जब कोई भी लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करती है तो बॉडी का अपरेंट वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस केस में फॉर्मूला जो है वो बन जाता है आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, यानी कि आपका mg जो है वो तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन जो ma है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन वाला जो है वो फोर्स होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेरा m जो है जब आप उसको कॉमन ले लोगे तो आपका हो जाएगा g प्लस ए। आई थिंक यहाँ पर जो एक ma है वो तो एक्सेलरेशन है ड्यू टू लिफ्ट, ठीक है? जो लिफ्ट जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करी है उस वेलोसिटी की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, उसको हमने लिखा है एम में। लेकिन जो mg वाला फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि जो mg है वो कैसे है, यहाँ पर आपकी लिफ्ट है नीचे की तरफ, ठीक है? यानी कि टुवर्ड्स ग्राउंड जो है mg ऐसे लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी उस पे ऊपर की तरफ लगेगा तो जब आप बैलेंस करोगे n इक्वल्स टू mg तो n का जो वैल्यू आएगी वो mg आएगी, ठीक है? और ma भी उसी साइड पे है तो mg प्लस ma जो है वो आपका टोटल फोर्स होता है जो आपकी बॉडी पे फील होता है जब आप एक लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है? तो इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं। और अगर आपकी जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ जाती है तो उसमें आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि mg जो है ए इस डायरेक्शन में जा रही है, mg इसी डायरेक्शन में है, लेकिन अगर mg इस डायरेक्शन में है तो n जो है वो ऊपर की तरफ है और जो n है वो मेरा क्या हो जाएगा, उसकी mg तो n की तरफ आएगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो mg और एक्सेलरेशन ma, ठीक है? तो कितना हो जाएगा mg माइनस ma, टोटल बैलेंस वाला जो फोर्स होगा उस केस में। तो आपका जो टोटल बैलेंस वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा r इक्वल्स टू mg माइनस ma। वहां से आप m कॉमन ले लोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा नेट फोर्स m कॉमन में g माइनस a, ठीक है? और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है आपकी लिफ्ट तो अपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट के बराबर आपको नजर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ आपको क्या लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा और आपका वो वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो है वो तो जनरल हमारा वेट होता है W इक्वल्स टू mg। तो आपको कुछ ऐसे बहुत ज्यादा या बहुत कम वेट नहीं फील होगा, सिर्फ mg के इक्वली आपको वेट फील होगा, ठीक है? अगर लिफ्ट का जो केबल है वो टूट जाता है, यानी फ्री फॉल की कंडीशन बन जाती है, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और वेटलेसनेस की जो कंडीशन है वो आ जाती है और आपको वहां पे वेटलेसनेस फील होती है, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई वेट नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम वेटलेसनेस बोलते हैं। तो आज का यहाँ पे लेक्चर जो है वो खत्म होता है थ्योरी का। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के लेक्चर की समरी देख रहे हैं। तो हमने जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया था वो फोर्स के कॉन्सेप्ट से किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि फोर्स जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पुश या पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को हम एक्सटर्नल, अगर कोई भी पुश या पुल लग रहा है तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। इनर्शिया जो है वो किसी एक बॉडी को अगर आप एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा के उसकी मोमेंटम, उसकी मूवमेंट जो होती है उसमें अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो उसका अपोज करती है, तो इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के 3 लॉज है, ठीक है, जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच जो है वो रिलेशन बताते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है एक किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम और उसके लिए हमने आई इक्वल्स टू p2 माइनस p1 डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो है वो लिख दिया था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम जो है बात कर रहे थे तो वो होता है एक्शन रिएक्शन का फोर्स। आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसपे आपने फोर्स लगाया है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है?
उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ये आपको याद रखना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व सिर्फ तब करेगा जब आपके जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, एफ बराबर 0 है, तो जो मेरा मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हमने कुछ कुछ डिस्कशंस किए थे जो कोलिजन के टाइम पे होता है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का था वो था अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी। जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको एक अलग तरह का वेट जो है वो फील होता है। हमने देखा कि वो नॉर्मल रिएक्शन लगने की वजह से होता है, और तो इस तरह से हमने उसका फॉर्मूला भी निकाला था, mg+a ma या फिर mg-ma। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो हमारा लॉज ऑफ मोशन का डे 5 का जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, उसमें हमने पहले लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी का पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम पार्ट 1 के ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डिस्क्लेमर है, और आज का जो हमारा इंडेक्स रहेगा, आज के लेक्चर का इंडेक्स होगा हमारा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करना। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उससे। 5 फोर्सेस जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 72 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड है, एक पार्टिकल पर लग रही है जिसका मास जो है वो m है और जो ओरिजिन पर रखा हुआ है। 4 फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो F1 है और एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो F2 है। हमें इस पार्टिकल की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ढूंढनी है। मतलब जब 5 फोर्सेस की पार्टिकल्स पर एक्ट कर रहे होते हैं तो 4 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और एक का अलग है। ठीक है, तो उस पार्टिकल की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगी ये आपको पता करनी है। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है और उसके बाद इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको वो है F2 माइनस F1 डिवाइड बाई m में। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा है कि 0 होगा या फिर F2 प्लस F1 डिवाइड बाई m होगा या फिर F2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ F1 डिवाइड बाई m होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार देखते हैं। इसका जो आंसर करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, यानी F2 माइनस F1 डिवाइड बाई m। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक लॉ है जिससे हम फोर्स का सम करते हैं। चाहे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी उसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ट्रायंगल होता है जो कि एक तरह का पॉलीगन ही है। ठीक है, इसलिए उसको भी पॉलीगन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस है तो एक के बाद एक फोर्सेस जो है वो लगते हैं और फिर उसका रिजल्टेंट जो है वो निकालते हैं। तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग अगर 4 फोर्सेस है, हर एक का मैग्नीट्यूड F1 है और वो 72 डिग्री के एंगल पर जो है वो लग रही है, तो उनका जो है क्या रिजल्टेंट जो है पॉलीगन की 5वीं साइड के अलोंग होता है। ठीक है, क्या होगा कि जो उनका रिजल्टेंट होगा 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो 5th वाला जो साइड है उसके क्या होगा, इक्वल है। ठीक है, ये डायग्राम में भी शो किया गया है। मान लो कि हमारे पास एक फोर्स है F1, फिर F2, देन F3 और F4। ठीक है, ऐसा आप मान लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम में विजुलाइज आप एक बार कर सकते हैं उसको। अब हमें क्या करना है, हम अगले फोर्स की टेल को पहले वाले फोर्स के टिप पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास हमारे जो 4 फोर्सेस को ऐसे रख दिया तो ये फोर्स अपने अगले फोर्स के साथ 72 डिग्री का कोण जो है वो बनाते हैं, एंगल बना रहे हैं। अगला फोर्स भी 72 डिग्री जो है उसका जैसे एक फोर्स जो है वो दूसरे के साथ 72 डिग्री का बना रहा है, फिर जो दूसरा है वो तीसरे के साथ 72 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 4 फोर्सेस एक दूसरे के साथ 72 डिग्री का जो एंगल है वो बना रहे हैं। तो इन सब का रिजल्टेंट ये बेस वाला जो वेक्टर है वो हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, हम उस बेस वाले वेक्टर के इक्वल जो है वो आपका उस 4 फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो बेस वाले वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो आप एक बार इसको आगे देखोगे तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास 4 फोर्सेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर उससे नेक्स्ट वाला जो फोर्स है वो फिर से 72 डिग्री पे लग रहा है पहले वाले के, फिर ये वाला जो फोर्स है वो दूसरे वाले के 72 डिग्री पे लग रहा है, फिर ये वाला जो फोर्स है वो इसके 72 डिग्री वाले एंगल पे लग रहा है। ठीक है, तो इन चारों का जो बेस रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ये बेस वाला एंगल होगा, यानी कि FR जो रिजल्टेंट है वो ये F1 वाला होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेट फोर्स इस पर हम लिख सकते हैं कि इस पॉजिटिव x डायरेक्शन पर F2 माइनस F1 होगा, क्योंकि अगर हम इस साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरी साइड जो है वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि F2 माइनस F1 जो है वो हम इसको बस इक्वल कर देंगे MA के, और M नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो A जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा F2 माइनस F1 डिवाइड बाई MA। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर आपको समझ में आ गया है कि F2 माइनस F1 डिवाइड बाई M के इक्वल आ जाएगा। तो नेट फोर्स इस पर हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन पर F2 माइनस F1 होगा, क्योंकि अगर हम इस साइड को पॉजिटिव माने तो दूसरी साइड जो है वो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगले जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उस पर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है वो मूव करते हैं। इस प्रॉब्लम में 0.2 kg मास की बॉल को सीधा ऊपर की तरफ जो है वो फेंका गया है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब हाथ से फोर्स लगाया गया, इस प्रोसेस में हाथ ने 0.2 मीटर तक मूव किया। उसके बाद बॉल और 2 मीटर जो है वो ऊपर गई। अब हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब कितना फोर्स लगाया गया था। यानी हम बॉल को लेते हैं और उसे ऊपर फेंक देते हैं, जैसा यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है। फेंकने का मतलब है कि हम उस पे कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल एक सर्टेन हाइट तक पहुंचती है। तो कितनी देर तक हमने फोर्स लगाया, उससे पता चलेगा कि उसका मोमेंटम कितना होगा या कितना चेंज हुआ जहां से आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया था, और वही डिसाइड करेगा कि उसमें कितनी एक्सेलरेशन आई और बॉल कितना ऊपर जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। पहले मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 4 न्यूटन, 16 न्यूटन, 20 न्यूटन या 22 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। हमें एक बॉल दिया गया है जिसका मास 0.2 kg है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो हमें जो है अपने हाथ से उस पर कुछ फोर्स लगाया जब आपने उसको ऊपर फेंका, और अगर हाथ 0.2 मीटर तक मूव करता है, मतलब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो क्या होता है, हमने बॉल को पुश किया और उस पे फोर्स लगाई, और कितनी देर तक फोर्स लगा रहे हैं हम वो देखते हैं। हमने यहाँ 0.2 मीटर दिया है, हमने उस पे फोर्स लगाई और बॉल ने 2 मीटर हाइट कवर की। जब हमने फोर्स लगाई थी तो हमें बताना है कि कितनी मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हुआ है। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको डायग्राम पे समझाया था कि इनिशियली हाथ यहाँ था, बॉल यहाँ से रिलीज हुई और बॉल को मूव करते हुए ये जगह तक पहुंच गई। ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स जो है mg कॉन्टिन्यूसली उस पे लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बॉल कुछ वेलोसिटी v से मूव करके ऊपर गई होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनिशियल टाइम पे बॉल P से P पे थी, उसके बाद फोर्स के एक्शन में P से A तक जो है उसने मूव किया। ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है, A है। ठीक है, हमने कांस्टेंट माना है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, यहाँ हम एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना है वो, एक A एक्सेलरेशन हमने माना है उसको। ठीक है, और बॉल की वेलोसिटी एट ए जो है, कैपिटल ए जो हमारा पॉइंट है, उस पे जो बॉल की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v थी। और इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखें तो मान लेते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आई और उसकी वजह से यहाँ कुछ वेलोसिटीज मिली है, और उस वेलोसिटी के बाद बॉल यहाँ से हाइट तक चली गई है। ठीक है, ये डायग्राम में आपको शो किया गया है।
ठीक है, यहाँ पे जो है ए पॉइंट पे आपकी पहले बॉल थी, उसके बाद वो कुछ हमने उसको एक्सेलरेशन दिया, फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन मिला, तो वो एक हाइट तक जो है वो ऊपर चली गई। ठीक है, उसके बाद जो है उसके पास कुछ वेलोसिटी v है, तो हमको वो वाली जो चीजें है, इस तरह से आपको डायग्राम जो है आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि P से A तक फाइनल वेलोसिटी v है। P पॉइंट जो है पॉइंट A पर वेलोसिटी v थी और इनिशियल भी v थी, क्योंकि यहीं से हमने उसको ऊपर की तरफ फेंकना जो है वो स्टार्ट किया था। तो जब हम यहाँ से फेंकते हैं तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो वही चीज यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी P से A तक इनिशियल 0 होगा 2a, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू जो है वो 0.2 है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाया है हमने। u में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 2a आपने एज इट इज रखा, और जो s था वो कितना था, 0.2 मीटर तक वो ऊपर गई थी। उसके बाद हम देखेंगे A से B तक। तो अगर हम देखें A से B तक, तो इस पॉइंट पर A से B तक, अब इस पॉइंट पर बॉल की जो वेलोसिटी है वो v है। फाइनली यहाँ 0 हो गई है, फाइनली यहाँ 0 हो गई, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 मीटर। और यहाँ एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी को आप 0 लिखोगे। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्चुअल में उसकी u हो जाएगी, हाँ सॉरी v हो जाएगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन है वो g है, तो ये माइनस आएगा g के साथ। ठीक है, 2 एज इट इज रहेगा, और जो मेरा s है वो कितना है, यानी कि उसने कितनी हाइट जो है वो मूव करी है, 2 मीटर। तो यहाँ पे वहां से 2 आप हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आई है। अब जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, जो है इधर 0 है तो v स्क्वायर 2g मल्टीप्लाई 2, ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब हम अपनी ऊपर की जो इक्वेशन है a जो है उससे हम 10g लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई g जो है वो भी वैल्यू 10 होती है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करके 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो यहाँ हम इस सिचुएशन में अपनी डायनामिक्स समझ सकते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट या बॉल पर हम फोर्स F लगा रहे हैं, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि 10g के बराबर है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, जैसा कि डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आगे ऑब्वियस बात है कि अगर कम होता तो हम लिखते f माइनस एम जी बराबर m में, ये लिखा जाएगा। यहाँ a की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10g, और ये mg इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको आगे सोल्व करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू m g प्लस एम ए, यहाँ से m को आप कॉमन लोगे, g प्लस ए हो जाएगा। m जो है वो आपको 0.2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे गिवन है, तो 0.2, g आपको पता है, और a जो है वो आपका क्या है, 10g है, यहाँ से 10g, तो 10g प्लस g जो है वो कितना हो जाएगा, 11g, और 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.2 आप करोगे तो आपके पास 22 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन में फोर्स निकाल पाए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक प्लेयर एक क्रिकेट बॉल को जो है उसको पकड़ता है जिसका मास है 150 ग्राम, और जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अगर कैचिंग प्रोसेस 0.1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है तो बॉल के द्वारा प्लेयर के हाथ पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी। ठीक है, ये बताना आपको है। यहाँ हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, मतलब कितनी फोर्स हाथ पर लगेगी। जो ऑप्शंस में दिए गए हैं 150 न्यूटन, 3 न्यूटन, 30 न्यूटन या फिर 300 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब फोर्स कैसे निकलेगा, मोमेंटम के चेंज से। ठीक है, जब हम देखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अगर हम इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से लिखना चाहे तो वही चीज वहां से भी निकलती है कि F डेल्टा T बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो यहाँ हम इसका मोड ले रहे हैं, माइनस साइन यूज
नहीं कर रहे, ठीक है। एफ डेल्टा टी जो है वो चेंज इन मोमेंटम के लिख रहे हैं हम। तो एफ इंटू 0.1 ये टाइम है, यहाँ लिखा हुआ है कि कैचिंग प्रोसेस में कितनी देर लगी, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो मास दिया गया है और ये इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारा, फाइनल मोमेंटम 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम निकल आया है m मल्टीप्लाई वी आई मतलब 0.15। ये 150 ग्राम था तो इसको केजी में कन्वर्ट किया है सबसे पहले, ठीक है। ये ग्राम था, हम इसको लिख सकते हैं 0.15 केजी। यूनिट कन्वर्जन जो है वो सिंपल है, आप कर सकते हो। तो ये हो गया 0.15 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू जो है केजी मीटर पर सेकंड में आएगा। तो फाइनल मोमेंटम की बात करें तो वो 0 केजी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जब हम यहाँ पुट करते हैं तो 3 जो है वो चेंज इन मोमेंटम आ गया है इनिशियल में। जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, टाइम से डिवाइड यानी कि टाइम आपका 0.1 सेकंड था, तो चेंज इन मोमेंटम को आप चेंज जो टाइम है मेरा उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 0.1 करोगे तो आपके पास फोर्स आएगा 30 न्यूटन का। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बॉल जो है जिसका मास m है उसको सीधा ऊपर की तरफ वेलोसिटी v से फेंका गया है। अगर हवा एक एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स F लगाती है तो बॉल किस वेलोसिटी से वापस थ्रो करने वाले के पास आएगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स, मतलब एयर रेजिस्टेंस। हमें दिया गया है कि हमने इसको F मानना है। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आप मान लो कि पूरे मोशन के दौरान एक एवरेज जो है वो रेजिस्टिव फोर्स F लग रही है, ठीक है। तो F हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। कौन सी फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो इस बात का ध्यान रखना है, रेजिस्टिव फोर्स। और फिर हमें इसका आंसर निकालना है। अब देखो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, v इंटू अंडर रूट जो है mg डिवाइड बाई mg प्लस एफ, ऐसे ही f डिवाइड बाई mg प्लस एफ, mg माइनस एफ mg प्लस एफ और mg प्लस एफ डिवाइड बाई mg, और v जो है वो सब में कॉमन लिया गया है बाहर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम इसे थ्रो करते हैं तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो हमने इसको कुछ वेलोसिटी दी जिसकी वजह से ये गया। अब जब ये ऊपर की ओर जा रहा है उस समय दो फोर्सेस इस पर नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। एक है इस बॉल का mg यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से मास पर लगने वाला फोर्स, और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि कैपिटल F, ठीक है। उसके बाद दोनों नीचे की तरफ होंगे, मतलब जो रिटार्डिंग फोर्स है वो दोनों का सम हो जाएगा यानी mg प्लस कैपिटल F। तो अगर हम रिटार्डेशन निकालते हैं तो वो आएगा mg प्लस एफ डिवाइड बाय स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पे ma आएगा और इक्वल्स टू mg प्लस एफ आएगा। यहाँ से m को आपने क्या लिया है, डिनोमिनेटर में रखा है। तो अगर हमें इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी है, क्वेश्चन में लिखा है कि वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया है वेलोसिटी v के साथ, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी v दी है और हमारे पास एक्सेलरेशन है यानी इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगा, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जो डिस्टेंस होगा वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा। हम इनिशियल वेलोसिटी उसमें पुट करेंगे, डिस्टेंस भी पुट करेंगे और एक्सेलरेशन भी पुट करेंगे। तो यहां से आएगा s इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। तो v स्क्वायर बाय 2a, यहाँ से एक्सेलरेशन का जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है mg प्लस कैपिटल F डिवाइड बाय स्मॉल m, वो यहाँ से आपको इसमें पुट कराना है। तो आपने पुट कराया और आपके पास ये स्पेसिफिक जो है वो आपका डिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगेगा तो हमें यहाँ बताना है कि बॉल किस वेलोसिटी से वापस थ्रोअर के पास आएगी। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया कि ये ऊपर तक इस डिस्टेंस तक गया। जब ये ऊपर पहुंच गया तो वापस नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम mg उसको एक्सेलरेट करेगा क्योंकि mg नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और f जो है वो उस पर रिटार्डेशन शो करेगा, जैसे कि डायग्राम में जो है वो शो किया गया है। यानी अगर ये नीचे जा रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी,
ठीक है, इस केस के कंपैरिजन में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mg माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए डैश। ठीक है, क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए डैश। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो ये ए डैश जो है वो mg माइनस एफ डिवाइड बाय स्मॉल m आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस डैश वी डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2a डैश होता है। यहाँ से जो 2a डैश जो है उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे और आपके पास एस डैश डिस्टेंस का ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बॉल जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे भी आएगा, यानी जितना डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया था उतना ही नीचे भी ट्रेवल करेगा, तो इसलिए x इक्वल्स टू एस डैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप s इक्वल्स टू एस डैश एक्सप्रेशन दोनों को मैच अप कराएंगे तो आपके पास यहाँ से v डैश आप इजीली निकाल सकते हैं। उस वाले s वाले एक्सप्रेशन में भी v स्क्वायर m डिवाइड बाई 2mg प्लस f है। ठीक है, तो v जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की वजह से पूरे एक्सप्रेशन पे ये ओवर अंडर रूट आ जाएगा और v जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि वहां पे v स्क्वायर था। ठीक है, तो v डैश इक्वल्स टू v अंडर रूट एम जी माइनस एफ डिवाइड बाई एम जी प्लस एफ। इस तरह से आपका जो है वेलोसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। एक ब्लॉक जो है जिसका मास 200 ग्राम है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एक ब्लॉक जिसका मास हमें दिया गया है, वेलोसिटी भी दी गई है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जब t इक्वल्स टू 0 जो है तब है और बॉडी एक्स इक्वल्स टू 0 पर है, तब एक कांस्टेंट फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उस पे लग रही है। ठीक है, हमें बॉडी पर 10 सेकंड तक फोर्स लगाया है। ठीक है, यानी ये फोर्स 10 सेकंड के लिए अप्लाई हुआ है। अब सवाल ये है कि t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन x जो है वो क्या होगी। मतलब अब हमें बताना है कि t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमको u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद आपको फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जो है फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है उसका जो है हम -0.4 न्यूटन लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो है अप्लाई हो रही है। और इसका जो मास है वो 200 ग्राम दिया गया है। अगर आप उसको केजी वाली यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.2 केजी। ठीक है, तो ऐसे आपको मास दिया गया है। तो यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट कर रही होगी, तो वो होगा a इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय m। ठीक है, f आपके पास है 0.4, m आपके पास है 0.2, तो 0.4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे और माइनस जो है वो आपका लगेगा ही क्योंकि रिटार्डेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो 0.4 डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद एक तरीके से ये वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये रिटार्ड होगी और कितना डिस्टेंस जाएगी ये हमें बताना है। इसलिए हम सेकंड काइनेमेटिक की जो इक्वेशन होती है उसको यूज करने वाले हैं। यहाँ इनिशियल पोजीशन भी दिया गया है तो उसको भी यूज करेंगे और एक्सेलरेशन जो है वो हमको पता है, वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड भी हमें पता है, टाइम भी यूज करना है, तो चलिए इक्वेशन का यूज करते हैं और वैल्यूज पुट कराते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एट टाइम t, उसके लिए आपके पास इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास टाइम है, इनिशियल पोजीशन है, एक्सेलरेशन है और सब कुछ हम वैल्यूज पुट करा के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो x जो है बॉडी जो थी वो t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे थी। ठीक है, इसलिए x नोट जो है वो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है वो आपके पास इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर t जो है वो 2.5 सेकंड के बाद आपको पता करना है, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो t को आप लिखोगे 2.5। ठीक है, अब क्या क्या बचता है, u जो है इनिशियल वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी 5। ठीक है,
5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस हाफ ए जो है वो आपने अभी फाइंड किया था जो -2 आया था आपका, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को पुट कराएंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपके पास x की जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि होगी 6.25 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक वेलोसिटी पोजीशन जो है वो मिल गई है जो है हमारी 6.25 मीटर, ठीक है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर दो ट्रेन है ए और बी जो सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पर चल रही है, ऐसे कि ए जो है वो बी से तेज है। तो दो ट्रेन्स ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक्स पर जो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर पैकेट्स जो है वो इक्वल वेट्स के उन दोनों के बीच जो है वो एक्सचेंज हो तो अब जो है वो क्या होगा कि अगर आपने क्या किया, एक्सचेंज किया है इक्वल वेट के पैकेट्स को, मतलब अगर बराबर वेट के जो पैकेट है दोनों ट्रेन्स के बीच एक्सचेंज होते हैं तो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस ए जो है वो दी गई है कि जो ए है वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगी लेकिन बी एक्सेलरेट करेगी, ए एक्सेलरेट करेगी लेकिन बी रिटार्ड हो जाएगी। सी ऑप्शन में दिया है ए की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन बी एक्सेलरेट करेगी। ऐसे ही ऑप्शन डी दिया है कि बी वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन ए एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस को बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रेन हैं ए और बी जो सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ट्रेन पैरेलल चल रही है। ट्रेन ए तेज है और ट्रेन बी उसके मुकाबले में धीमी है। तो क्या होगा, ट्रेन ए का मोमेंटम क्या होगा, ट्रेन ए के पैकेट्स का मोमेंटम क्या होगा। तो इनिशियली ट्रेन ए के पैकेट का मोमेंटम ट्रेन बी के पैकेट के मोमेंटम से ज्यादा है, इस वजह से बी ट्रेन का मोमेंटम जो है इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा, ठीक है। और जो पैकेट इस डायरेक्शन से आएगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पर जो चेंज आएगा वो ये है कि जो पैकेट हम ए पर पहुंचा रहे हैं उसका मोमेंटम कम है, इस वजह से ट्रेन ए रिटार्ड हो जाएगी, जबकि पैकेट जो ए से बी की तरफ आ रहा है उसका मोमेंटम ए में पहले से ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। अब जब हम यहाँ पैकेट जो है एक्सचेंज किया उस टाइम उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी वजह से बी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। मतलब मान लो दो ट्रेन्स जो आपकी यहाँ पे हमने कंसीडर करी है, एक पैकेट एक्सचेंज हुआ तो बी की वेलोसिटी कम है और ए की वेलोसिटी ज्यादा है, तो पैकेट का मोमेंटम भी ज्यादा होगा और दूसरे का मोमेंटम कम होगा। अब ट्रेन ए से बी को पैकेट दिया जिसकी वजह से बी का मोमेंटम जो है वो थोड़ा बढ़ गया, और जब बी से ए को मोमेंटम दिया पैकेट दिया तो मोमेंटम जो है उसकी वजह से कम हो गया, जिसकी वजह से बी एक्सेलरेट करेगी और ए जो है वो रिटार्ड हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ए रिटार्ड होगी और जो बी है वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने इसका सॉल्यूशन देखा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में 4 अरेंजमेंट जो है वो फिगर में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही तरीके से दिखाता है कि दो फोर्सेस F1 और F2 का वेक्टर एडिशन करके तीसरा फोर्स F3 मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए और सी दोनों होंगे। कैसे होंगे वो देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दो सही आंसर्स होंगे ए और सी, एक्चुअली क्योंकि यहाँ F1 और F2 जो है वो दिया गया है जिसकी वजह से हमें F3 मिलता है। और दोनों ए और सी डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ F1 है और यहाँ जो है F2 है। यहाँ पे F1 दिया गया है ऐसे यहाँ पर, और F2 जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें F3 यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए और सी दोनों ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती है ऑप्शंस लिखने में, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन है लेकिन एमसीक्यू में ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें सिर्फ ए आंसर नहीं होगा, इसमें सी भी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक बहुत ही हल्की यानी कि नेग्लिजिबल मास वाली स्ट्रिंग एक क्लैंप्ड पुली के ऊपर से जा रही है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। वो एक ब्लॉक को सपोर्ट कर रही है जिसका मास भी कैपिटल एम है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है।
ये ब्लॉक है और ये पुली है, ठीक है। कहाँ पे है? ये आपका ब्लॉक है कैपिटल M वाले मास का, और ये आपकी क्या है? ये आपकी पुली है जिसका मास जो है वो स्मॉल m दिया गया है। क्लैंप के थ्रू पुली पर लगने वाली फोर्स ये है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्लैंप है तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी वो आपको बताना है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आपको अपने एक ऑप्शन को मैच कराना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका हल हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अब हम देखते हैं। मान लो इस पुली के साथ एक स्ट्रिंग लगी हुई है जिसका मास नेग्लिजिबल है, लेकिन इस पुली का खुद का मास है स्मॉल m, और हमने इसे एक ब्लॉक कैपिटल M जो है वो लटका दिया है। तो जो फोर्स इस पुली पर क्लैंप की वजह से जो है वो लगेगी वो इन दोनों मासेस के बीच जो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो देखो फोर्स की तरफ लगेगी टेंशन, ये स्ट्रिंग है और ये जो है वो स्ट्रिंग के नीचे आ रही है, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी इसकी वजह से, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रिंग में क्या लग रही है? टेंशन लग रही है। टेंशन इस केस में हो जाएगी कैपिटल एम जी, और ये स्मॉल स्मॉल m है, इसका मास भी m स्मॉल m g होगा। तो क्लैंप को सपोर्ट करने के लिए हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होगा। मतलब क्लैंपिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है सपोर्ट करेगी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से निकलेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर। तो ऐसे करके आपने mg प्लस स्मॉल mg का स्क्वायर लिखा है, प्लस ये वाला mg जो है टेंशन वाला उसका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाला है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिया है, और यहाँ से जी स्क्वायर जो है वो तीनों टर्म्स में है तो वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, और जो जी है वो आपका कॉमन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा जो आज का लेक्चर था उसका लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से किया। तो ये सारे जो आप आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं वो आप एक बार फिर से खुद से ट्राई करके सोल्व करके देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।